नमस्कार। मैं अनुराधा शर्मा गुजरात के एक कॉलेज में पिछले 24 वर्षों से अध्यापन का कार्य कर रही हूँ। आज मेरे वक्तव्य का विषय है साठोत्तरी कविता धूमिल के संदर्भ में। परंतु उससे पहले मैं डॉक्टर मनीष मिश्र का धन्यवाद करती हूँ, जिन्होंने मुझे 75 वर्ष 75 व्याख्यान श्रृंखला में आमंत्रित करके अपने विचार प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किया है। यह तो हम जानते ही हैं कि आज़ादी के तुरंत बाद देश जिन विषम परिस्थितियों से होकर गुजरा, विभाजन, आक्रमण, वे परिस्थितियां हमारे नेताओं को देश के समाज के उत्थान पर पूरा ध्यान लगाने का समय नहीं दे रही थी। जो घाव उस समय हमारे देश के लोगों ने झेले, वे दशकों तक न सिर्फ टीस बल्कि गहरा दर्द देते रहेंगे और समाज और साहित्य पर अपना असर भी छोड़ते रहेंगे। आज़ादी मिलते ही जैसे हमें स्वर्ग मिल जाएगा, सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी, सभी संपन्न हो जाएंगे, ये सब भ्रम लगने लगा था। देश की परिस्थितियां साहित्य को प्रभावित करती हैं और यही तत्कालीन भारत के साहित्य के साथ भी हुआ। समाज की उत्तरोत्तर अवनति कवियों को समाज की सड़न बाहर लाने के लिए बाध्य कर रही थी, बल्कि वे प्रश्न पूछकर लोगों को जागरूक करने का प्रयास भी कर रहे थे, जो कि कवि का कर्तव्य भी होता है। अज्ञेय, मुक्तिबोध, रघुवीर सहाय, त्रिलोचन, शमशेर तथा नागार्जुन नई कविता, नवगीत के माध्यम से प्रगतिवाद के अनुसार जनता की समस्याओं का समाधान एक रक्त रंजित क्रांति में देख रहे थे, जिससे जनता की सारी समस्याओं का समाधान हो जाता। उनका झुकाव साम्यवाद और समाजवाद की तरफ था। इन कई समानांतर काव्य धाराओं में एक काव्य धारा, जिसे आप अकविता कह सकते हैं, आक्रोशित कविता कह सकते हैं, उसका भी था, जिसके कवि धूमिल, राजकमल चौधरी, जगदीश चतुर्वेदी, कैलाश वाजपेयी, चंद्रकांत देवताले, वेणुगोपाल तथा परेश थे, जिनकी कविता स्थिति और परिस्थिति दोनों से आक्रोशित हो विद्रोह का स्वर ऊंचा कर रही थी। समाज में बढ़ती व्यापक असमानताएं कवियों को अंदर तक झकझोर रही थी और वे जनमानस की आवाज बन रहे थे। बेरोजगारी, भूखमरी, अशिक्षा, बीमारी से परेशान सर्वहारा दोहरी मार झेल रहा था भ्रष्टाचार, अनाचार, व्यभिचार की। समाज के सभी वर्ग समस्याओं के समाधान के प्रति उतने जागरूक नहीं थे और इसीलिए वे कवि उन लोगों की और समाज दोनों की जवाबदारियां तय करने की कोशिश कर रहे थे। आजादी के समय जिन लोगों ने हमसे बड़े बड़े वादे किए थे, सारी समस्याओं के समाधान के लिए हमें वक्तव्य दिए थे, वे अब समाज में कहीं खड़े हुए दिखाई नहीं दे रहे थे। इस बात का दंश समाज और समाज के ठेकेदार दोनों पर सवाल उठाने के रूप में कवि कर रहे थे। ये कविता न सिर्फ यथार्थवादी थी बल्कि अनुभवजन्य भी थी। इस विचारधारा के कवि विदेशों में शिक्षा प्राप्त करके आए वे अमीर लोग नहीं थे, जो अपने ड्राइंग रूम में बैठकर भारत के भूतकाल के गौरव को गाकर स्वर्णिम भविष्य की रूपरेखा खींच रहे थे, बल्कि ये कवि भूख गा रहे थे लोगों की। ये नंगे बदनों पर प्रश्न उठा रहे थे। सपनों के टूटते महलों को
ये कवि साधने की कोशिश नहीं कर रहे थे, बल्कि आमूल चूल परिवर्तन का धरातल तैयार कर रहे थे। वेदना, दर्द, दंश, धोखा और आक्रोश, ऐसे कई भाव कवि के मन से कागजों पर उतर रहे थे। इन कवियों का मोहभंग महावीर के मोहभंग से कुछ अलग नहीं था। मोहभंग के बाद जैसे कोई चीज महावीर को राज्य में नहीं रोक पा रही थी, ऐसे ही इन कवियों का विश्वास भी प्रजातंत्र में, देश में, सत्ता में कोई भी लालसा नहीं जगा पा रही थी। और ताउम्र इन कवियों ने अपनी कविताओं के तप के माध्यम से जनमानस के लिए कार्य किया है। धूमिल इस विचारधारा के प्रतिनिधि कवि तो हैं ही, साथ ही साथ उनकी विरल आवाज काव्य ग्रंथों में आज भी उसी तीक्ष्णता के साथ सुनाई देती है। धूमिल की रचना धर्मिता की एक अहम भूमिका तो है ही, साथ ही उनका कथ्य अति यथार्थ और भाषा परंपरागत प्रतिमानों को तोड़कर नए समीकरण रचती है। समाज और राजनीति दोनों ही दिशा भटक रहे हैं और भटक रहे थे। तब उनके व्यंग अत्यंत सटीक निशाना लगाते हैं और वे कहते हैं, 20 साल बाद मैं अपने आप से सवाल करता हूँ, जानवर बनने के लिए कितने सब्र की जरूरत होती है। यह लाइन सब्र शब्द के मायने हमारे लिए बदल देती है। लोग कहते हैं सब्र इंसान बनने के लिए किया जाना चाहिए, परंतु यहाँ धूमिल सब्र को जानवर बनने के लिए उपयोग कर रहे हैं। परिवेश से जन्मी काव्य चेतना किसी आध्यात्मिक जीवन दर्शन की तलाश नहीं करती, प्रेम के गीत भी नहीं गाती, बल्कि यथार्थ को नंगा कर आपको सोचने के लिए मजबूर करती है कि क्या यही आजादी का हासिल है। अकाल दर्शन कराते हुए कवि हमें कहता है, उस मुहावरे को समझ गया हूं मैं जो आजादी और गांधी के नाम पर चल रहा है, जिससे न भूख मिट रही है न मौसम बदल रहा है। लोग बिलबिला रहे हैं, पेड़ों को नंगा करते हुए पत्ते और छाल खा रहे हैं, मर रहे हैं, दान कर रहे हैं, जलसों जुलूसों की भीड़ की पूरी ईमानदारी से हिस्सा ले रहे हैं और अकाल को सोहर की तरह गा रहे हैं। ये जो लाइनें कवि ने लिखी हैं वे पूरी तरह निराशा से भरी हुई हैं और कुछ लोगों के लिए वे स्वागत योग्य हैं। कुछ लोग जो अकाल को भी सोहर की तरह गा रहे हैं, और सवाल यह है कि वो लोग कौन हैं जो अकाल के आने पर बच्चे के आने की खुशी मना रहे हैं। सोहर वह गीत होता है जो भारत के कई हिस्सों में बालक के जन्म के बाद खुशियां मनाते हुए गाया जाता है। आजादी और गांधी, इनको मुहावरों की तरह उपयोग करके कवि ये कहना चाहता है कि मुहावरे वो उक्तियां हैं जिनका अर्थ शब्दों में नहीं होता बल्कि जन चेतना में होता है, तो उनके अर्थ बदल जाते हैं। और इसी तरह कवि भूख और परेशानियां और दोनों ही इन मुहावरों के प्रयोग से हमें बताने की कोशिश कर रहा है। लोग फिर भी शासन के बताए रास्ते पर चल रहे हैं। दो अलग अलग भाग हैं, कुछ लोग हैं जो जलसे में हिस्सा ले रहे हैं और कुछ लोग हैं जो जुलूसों का हिस्सा बन रहे हैं। और ये बात बहुत आसानी से देखी जा सकती है कि जलसे का हिस्सा बनने वाले लोग कौन हैं और जुलूसों का हिस्सा बनने वाले लोग कौन हैं। सर्वहारा वर्ग उनकी कविताओं में बार बार परिलक्षित होता है। समाज की परिस्थितियां देखकर धूमिल और उनके समकालीन कवियों ने अपने कर्तव्य का
बखूबी निर्वहन किया है और लगातार प्रश्न पूछे हैं। एक स्वच्छ, सफल, सुखी, समृद्ध और सुदृढ़ समाज के स्वप्न को जब व्यभिचार, भ्रष्टाचार, अनाचार में बदलते देखा तो तेवर कवियों के अपने आप बदल गए। कैलाश वाजपेयी ने लिखा, सत्य शब्द का उच्चारण अब केवल अर्थ ही ले जाने में होता है। तो राम नाम सत्य है, इस वाक्य का उपरोक्त निरूपण सचमुच अंदर तक झकझोर देता है। समाज में व्याप्त हर कमजोरी पर धूमिल ने बड़ी बेबाकी से लिखा है। उन्होंने उपभोक्तावाद को हमारे सामने जीवंत करके खड़ा कर दिया है, जब उन्होंने कहा, अब ऐसा वक्त आ गया है कि कोई किसी का झुलसा हुआ चेहरा नहीं देखता है। अब न तो कोई किसी का खाली पेट देखता है, न थरथराती टांगें। हर आदमी सिर्फ अपना धंधा देखता है। दशकों बाद भी धूमिल के ये शब्द और भाव अपनी प्रासंगिकता खो नहीं बैठे हैं। आज भी हम उसी उपभोक्तावाद को जी रहे हैं और झेल रहे हैं। इसलिए हमें धूमिल की कविता आज भी प्रासंगिक लगती है। समाज की बिगड़ी स्थिति से नाराज कवि हर विषय पर अपनी कलम आजमाता है और प्यार एवं अनुराग के प्रतीक वसंत के लिए वो कहता है, मेरे लिए वसंत बिलों के भुगतान का मौसम है। बसंत जिसे कि हम कई अलग अलग चीजों का प्रतीक मानते हैं, वो कवि के लिए एक महज यथार्थ बिलों के भुगतान का मौसम बनकर रह जाता है। कविता सिर्फ दर्शन नहीं है, नहीं परिस्थितियों से उपजा कोई विद्रोह है, बल्कि कविता परिस्थितियों का अवलोकन कर उन पर चिंतन के बाद स्थिर गूढ़ विवेचन है। कविता निरंतर है, वह ठहर कर खत्म नहीं होती, वह समकालीन समाज का जीवंत दस्तावेज होती है। इस प्रकार धूमिल की कविता भी उनके समाज का दस्तावेज है। ये हो सकता है कि वह अच्छा कम और बुरा ज्यादा हो, पर है तो दस्तावेज ही। उन्होंने लिखा है, पता नहीं कितनी रिक्तता थी, जो भी मुझ में होकर गुजरा रीत गया। मैं पता नहीं कितना अंधकार था मुझ में, पता नहीं कितना अंधकार था मुझ में, मैं सारी उम्र चमकने की कोशिश में बीत गया। अगर आप इसे उनका पर्सनल अकाउंट समझें, खुद के ऊपर लिखी गई कविता समझें, तो भी जो दर्द है वो हर शब्द में दिखाई देता है। धूमिल का साहित्य समाज और व्यक्ति दोनों स्तरों पर खोखलेपन का प्रत्यक्ष दर्शन कराता है। एक कवि के रूप में वह वादों और बातों दोनों के अंतर और उनके खोखलेपन को भांपने की क्षमता रखते हैं। वे यह क्षमता इसलिए भी रखते हैं क्योंकि कवि सामान्य व्यक्ति नहीं होता। ग्रीस और रोम जैसे सभ्यताएं कवियों को सर्जक, ईश्वर के समकक्ष मानती रही हैं। वो या तो उन्हें ईश्वर के समकक्ष खड़ा हुआ पाती हैं और या फिर उन्हें भविष्यवेत्ता की तरह देखती हैं, जो आने वाली खराब परिस्थितियों की सूचनाएं आपको दे सकता है और आपको उनके विरुद्ध चेतावनी भी देता है और तैयार रहने के लिए तत्पर भी करता है। सामान्य व्यक्ति की जिंदगी का जो घोर निराशा भरा जीवन कवि ने लिखा है, वह आज हमारे सामने और भी सक्रिय हो उठा है। धूमिल के व्यंग न सिर्फ हमें सोचने के लिए मजबूर करते हैं, बल्कि वास्तविकता के प्रति सचेत भी करते हैं। संपन्न वर्ग की सत्ता के आगे नतमस्तक व्यक्ति की मानसिकता
वो हमारे सामने इस तरह रखते हैं, मेरा गुस्सा जनमत की चढ़ी हुई नदी में सड़ा हुआ काठ है। लंदन और न्यूयॉर्क के घुंडीदार तमसों से डमरू की तरह बजता मेरा चरित्र अंग्रेजी का आठ है। इन लाइनों में जो दर्द है, व्यक्ति का संपन्न लोगों के सामने जो समर्पण की भावनाएं हैं, एक ही स्थान पर बार बार टकरा कर लौटने की जो प्रक्रिया है, वह कर्णप्रिय चाहे न हो पर भावपूर्ण तो है ही। धूमिल के व्यंग बिच्छू के दंश सा दर्द देते हैं, समाज की स्थिति पर सोचने के लिए मजबूर भी करते हैं और समाज की सड़न उधेड़ते हुए हमारे सामने एक यथार्थ दृश्य प्रस्तुत करते हैं। धूमिल के व्यंग मनोरंजन नहीं करते, बल्कि नश्तर की तरह चुभकर अंदर की धुंध को साफ कर सही दृश्य प्रस्तुत करते हैं। अंतर्मन को झकझोर कर पाठकों को भी तिलमिला देते हैं। इनमें विद्रोह है विसंगतियों के खिलाफ, तो समझौतावादी मानसिकता पर भी तीखा प्रहार है। वे जनता की भी जवाबदारी तय करते हैं और समाज के व चरित्र के पतन के लिए जनता को जवाबदार भी ठहराते हैं। वे कहते हैं, न कोई प्रजा है न कोई तंत्र है, न कोई प्रजा है न कोई तंत्र है, यह आदमी के खिलाफ आदमी का खुलासा षड्यंत्र है। ये लाइनें हमें आभास कराती हैं प्रजातंत्र की परिभाषा का, जिसमें प्रजातंत्र लोगों का लोगों के द्वारा लोगों के लिए शासन है, और उसी प्रजातंत्र को धूमिल लोगों के लिए लोगों के खिलाफ लोगों के द्वारा षड्यंत्र बताते हैं। बेरोजगारी और भूख से जन्मे कमजोर और हर झटके पर दम तोड़ने वाले असंतोष व आक्रोश की सिसकी को धूमिल ने बहुत करीब से सुना है। उन्होंने अपने जीवन में इस विषमता को महसूस किया है और इसीलिए वह इतनी सटीकता से इसे अपनी लेखनी में उतार पाए हैं। उनके सृजन पर समाज के साथ साथ व्यक्तिगत विषमताओं का प्रभाव हमें स्पष्ट दिखाई देता है और यही उनके लेखन को तीखा भी बनाता है। उन्होंने कहा है, इतनी हरियाली के बावजूद अर्जुन को नहीं मालूम उसके गालों की हड्डी क्यों उभर आई है, उसके बाल क्यों सफेद हो गए हैं। लोहे की छोटी सी दुकान में बैठा हुआ आदमी सोना और इतने बड़े खेत में खड़ा आदमी मिट्टी क्यों हो गया है। ये लाइनें हमें यह सोचने पर विवश करती हैं कि हम जो हमेशा से कहते रहे हैं कि भारत किसानों का देश है, वहाँ किसान खुद को हमेशा अंतिम पायदान पर खड़ा हुआ पाता है। यानी कि हमारे किसानों ने वो प्रगति नहीं की जो उन्हें करनी चाहिए थी, और इसके लिए सिर्फ किसान नहीं बल्कि हमारी सत्ताएं भी जवाबदार रही हैं। संसद से सड़क तक कल सुनना मुझे एवं सुदामा पांडे का प्रजातंत्र, ये सभी काव्य संकलन सामाजिक, राजनीतिक एवं वैयक्तिक दुर्दशा को व्यक्त करते हैं। धूमिल राजनेताओं के दोहरे चरित्र को बखूबी हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं और उनका मुखौटा उतारकर उन्हें जनता के सामने उनके असली रूप में लेकर आते हैं। उनकी विचारशीलता जनता की अकर्मण्यता को भी आईना दिखाती है। जनता भी उनके तीखे व्यंगों से बची हुई नहीं है। वे लिखते हैं, सो जाओ हत्याओं के खिलाफ ओढ़कर, सो जाओ हत्याओं के खिलाफ ओढ़कर निकम्मी आदतों का लिहाफ, जिसमें हम सिर्फ खुद के बारे में सोचकर शांत हो जाते हैं। अपनी लेखनी से धूमिल
शक्तियों का दोहरा चरित्र उजागर करते हैं, जो एक सक्षम युद्ध को एक समय युद्ध को गलत बताते हैं और अगले ही दिन वे युद्ध की हिमायत करने लगते हैं। वे शक्तियां जो दोहरा रोल प्ले करती हैं, जो दोहरे मानदंड रखती हैं, जो दोहरा चरित्र प्रदर्शित करती हैं, और उन्होंने लिखा है यह युद्ध है और यह शांति, दोनों को वो यह से संबोधित करते हैं। उन्होंने ये नहीं कहा है कि यह युद्ध है और वह शांति, वो कहते हैं यह युद्ध है और यह शांति। पहले दिन वे बमों की खिलाफत करते हैं शांति के लिए, दूसरे दिन वे जनता की राय लेते हैं, तीसरे दिन वे बमों की हिमायत करते हैं शांति के लिए। शांति नेताओं के लिए एक ऐसा शब्द है जिससे वे खेलते रहते हैं। हम सभी जानते हैं युद्ध अमानवीय होते हैं, परंतु राजनेता, शक्तियां, वैश्विक शक्तियां समाज को युद्ध की विभीषिका में ढकेलने से पीछे नहीं हटती अगर उन्हें अपने कुछ लक्ष्य पूरे होते हुए नजर आते हैं तो। और कभी कभी तो वे युद्ध को ही शांति का पहरेदार बनाकर प्रस्तुत कर देते हैं कि अगर आपको शांति चाहिए तो युद्ध जैसे जरूरी है। युद्ध अमानवीय है, लेकिन शक्तियां उन्हें जैसे हमारे सामने प्रस्तुत करती हैं और उसी विभीषिका को सहन करने के लिए वो समाज और देश दोनों को छोड़ देते हैं। धूमिल शांति के प्रयासों का, जो शक्तियां करती हैं उनका बड़ा बारीक निरीक्षण करते हैं और निरीक्षण के बाद वो परिणाम निकालते हैं, और वे नेताओं के दोगले चरित्र को उजागर करते हैं और उन्हें शांति प्रयासों में भी मिलावट दिखाई देती है। उन शक्तियों के षड्यंत्र हर प्रयास को मात देकर विश्व को युद्ध की विभीषिका में धकेल देते हैं। वो शक्तियां जो षड्यंत्र करती हैं विश्व को युद्ध की तरफ ले जाने में, पर वे प्रस्तुत ऐसा करती हैं कि ये युद्ध शांति के लिए जरूरी है। मनुष्य अपनी इस कमजोरी से अभी तक निजात नहीं पा सका है, इस बात पर धूमिल भी आश्चर्य व्यक्त करते हैं। इन सभी प्रश्नों को से लेकिन एक बड़ा प्रश्न है, और वो प्रश्न है भूख का। आजाद होने के बाद भारत में गरीबों की संख्या काफी थी और हमारा ज्यादातर जो साधन और उनसे आने वाला जो पैसा है वो युद्धों पर खर्च हुआ, तो जो भूख का प्रश्न था वो मुंह बाये खड़ा था। धूमिल एक बार एक प्रगतिशील लेखक सम्मेलन के समापन समारोह में बैठे थे, जहां पर लोग मार्क्स और एंगल्स इन सब की बहुत बातें कर रहे थे। तो धूमिल ने वहां खड़े होकर पूछा कि आप मार्क्स के रसोइये हैं और मैं हूं मार्क्स, आप मुझे बता सकते हैं कि भूख क्या होती है? धूमिल का साहित्य ग्रामीण परिवेश की कठिनाइयां उजागर करता है, तो कुछ रोशनी की तहजीब भी सिखा देता है। वह असंगतियों का हिसाब भी करता है तो हत्यारे की तलाश भी करता है। वह शौर्य की स्थापना भी करता है तो बहते लहू का हिसाब भी मांगता है, और व्याकुलता भी दर्शाता है तो दूरियों को मिटाने का प्रयास भी करता है। और इसी संदर्भ में उन्होंने लिखा है, कहाँ है वह प्यार और दर्द भरा अपनापन? भूतकालीन क्रियाओं से घिरे हुए लोग समय की अर्थी उठाए चल रहे हैं। दर्द भरा अपनापन, अपनापन और दर्द भरा, ये काफी कन्फ्लिक्टिंग आइडियाज हैं जिनको धूमिल ने अपनी कविता में स्थान दिया है। धूमिल पर दुनिया के व्याकरण की खिलाफत करने का इल्जाम लगता है। लोग ये कहते हैं कि धूमिल ने कविता के मानकों को तोड़ा है, परंतु जब धूमिल की कलम इस वक्तव्य को कहती है, सचमुच मजबूरी है, मगर जिंदा रहने के लिए पालतू होना जरूरी है। तो हमें लगता है कि धूमिल ने कविता के मानकों को तोड़कर कुछ भी गलत नहीं किया है।
हर युग में कविता की अपनी जवाबदारी होती है और उस जवाबदारी को धूमिल की कविता ने बखूबी निभाया है। ये पंक्तियां हमें यह भी एहसास कराते हैं कि धूमिल की कविता आम आदमी की कविता, उसके बनते बिगड़ते सपनों की कविता, उसके दर्द वेदना और पीड़ा की कविता है। धूमिल अपनी कविता के माध्यम से सत्ता और जनता दोनों के साथ संवाद स्थापित करने की कोशिश करते हैं। यह बात और है कि जनता को उठाए प्रश्नों का कोई तार्किक जवाब सूझता नहीं है और सत्ता बड़ी होशियारी से प्रश्नों का जवाब टाल जाती है, प्रश्नों का जवाब देना नहीं चाहती। एक न खत्म होने वाली परेशानी इन लाइनों में हमें दिखाई देती है। हारे हुओं को हींकते हुए, सफलों का सम्मान करते हुए मुझे एक जनतांत्रिक मौत मरना है। किसी पर लानत भेजकर और किसी का सम्मान या स्वागत करके सामान्य मनुष्य का जनतंत्र पूर्ण हो जाता है। सम्मोहन के टूटने के बाद आजादी की जितनी व्याख्या धूमिल ने अपने शब्दों में की है वह निश्चित ही दुर्लभ दिखाई देती है। नेताओं के चरित्र की एक बड़ी साफ तस्वीर वे प्रस्तुत करते हैं और उन्होंने ये लिखा है, एक दूसरे से नफरत करते हुए वे इस बात पर सहमत हैं कि इस देश में असंख्य रोग हैं और उनका इलाज एकमात्र चुनाव है। यहाँ वे नेताओं के अलग अलग विचारधाराओं में विश्वास करने के बावजूद भी उनकी एक सम्मति किस चीज पर है उस पर धूमिल हमें बताते हैं कि वे इस बात पर सहमत हैं कि हमारे देश में कई समस्याएं हैं, पर वे इस बात पर भी सहमत हैं कि इन समस्याओं का इलाज क्या है और इलाज उन्हें सिर्फ और सिर्फ चुनाव दिखाई देता है। समाज में व्याप्त वासना संबंधी जो विकृतियां हैं वह भी धूमिल की कलम से अनछुई नहीं रही हैं। कटु शब्दों में वह चारित्रिक पतन या विनाश के दौर से गुजर रहे समाज की वास्तविकता हमारे सामने रखते हैं और उन्होंने अपनी कुछ लाइनों में कहा है, जब वह जवान औरतों को देखता है उसकी आंखों में कुत्ते भौंकते हैं। चारित्रिक पतन का ये दृश्य धूमिल ने जो लिखा है वह हमें बड़ी गहराई से सोचने पर मजबूर करता है। अब अगर आप इस भाषा को अस्वीकृत भाषा कहें तब भी जो व्यक्त किया है वो वक्तव्य कवि की चेतावनी है समाज के लिए। यहाँ हम ये भी कह सकते हैं कि एक बीमार समाज को ठीक करने के लिए शल्य क्रिया की जरूरत होती है। अगर मान लीजिए एक शरीर बीमार है, जैसा कि हम सोशियोलॉजी में पढ़ते आए हैं कि समाज एक शरीर है, तो अगर एक शरीर बीमार है तो उसकी शल्य क्रिया करना जरूरी हो जाता है और शल्य क्रिया करने से पहले ये जानना जरूरी है कि बीमारी क्या है, क्योंकि बीमारी का पता लगना वो ठीक होने की तरफ का पहला कदम है और फिर यह जानना भी जरूरी हो जाता है कि बीमारी कहाँ कहाँ है। तो अगर समाज एक शरीर है तो धूमिल ने अपने काव्य के माध्यम से इस बीमार शरीर को शल्य क्रिया की टेबल पर हमारे सामने खोल कर रख दिया है ताकि हम एक बार नजर डाल सकें कि किस किस अंग में कितनी परेशानियां हैं और क्या उनके इलाज हो सकते हैं। समाज को ठीक करने के लिए ये जो प्रयास धूमिल की तरफ से हो रहे हैं ये सराहनीय तो है ही। यहाँ हम धूमिल को उस चिकित्सक की तरह भी कह सकते हैं जो तैयार खड़ा है शल्य क्रिया के लिए टेबल के सामने। हालांकि उनकी अपनी कुछ सीमाएं हो सकती हैं। इतना काम करने के बाद अंतिम कार्य
यानी जब आपने टेबल पर शरीर को रख दिया, सारी चीजें आपने बता दी कि बीमारियां इतनी हैं, यहाँ हैं, डायग्नोसिस करने के बाद फिर कुछ काम तो समाज का भी होता है कि समाज ये तय करे कि उसे इन बीमारियों, विसंगतियों को दूर करने का प्रयास किस तरह करना है। अपनी जवाबदारियों का भार हमेशा किसी और पर छोड़कर जवाबदारियों से मुक्त हो जाना समाज में रहने का लक्षण नहीं है। इसी तरह जैसे कि बेरोजगार अपने रोजगार का भार रोजगार दफ्तरों को सौंपकर चूहों की नस्ल पर बहस करते हैं। धूमिल हमें इस बात के प्रति भी सावधान होने के लिए कहते हैं। वे बताते हैं कि जिम्मेदारी तो हमारी है, हम उपयोगी और अनुपयोगी कार्य के बीच भेद कर सकें, यह हमें ही करना है। धूमिल अपनी कविताओं के माध्यम से विद्रोह भड़काना चाहते हैं, लेकिन वे एक ऐसा विद्रोह चाहते हैं जिसका परिणाम स्वतः विजय के रूप में सामने आए। यह कहने में भी हमें कोई परहेज या गुरेज नहीं होना चाहिए कि समाज की यह विषमता और उसके विरुद्ध आक्रोश सिर्फ दूसरों के दर्द के अवलोकन से उत्पन्न नहीं हुआ है। खुद धूमिल इस समाज का, सत्ता का और भ्रष्ट तंत्र का हिस्सा रहकर शिकार बने हैं। उनके अनचाहे तबादले, आलोचकों की क्रूर दृष्टि, गरीबी का जीवन और जीवन के प्रयास में उत्तरोत्तर गिरता स्वास्थ्य समाज को ऐसे समय कवि धूमिल असंवेदनशील पाते हैं। उनकी कविता व्यक्ति से समष्टि की ओर बहती है और दर्द से यह नजदीकी रिश्ता उन्हें दूसरों के दर्द के प्रति ज्यादा संवेदनशील बनाता है। वह समाज के उस वर्ग को जागरूक रहने का प्रयास करने के लिए कहते हैं जो आसानी से इन विसंगतियों का शिकार हो सकता है। वह आदमी जो धूमिल के पूछने पर बिना बोले चला जाता है, जो किसी भी बात का उन्हें जवाब नहीं देता, इतने वर्षों बाद भी, दशकों बाद भी वह आदमी आज भी प्रश्न पूछने पर बिना बोले चला जाता है। यानी आप ये देख सकते हैं कि हालात कितने एक जैसे हैं और इसीलिए धूमिल की कविता तब से अब तक समाज का आईना दिखाई देती है या समाज का आईना रही है। आज भी तो लगता है कि हत्या लोगों की आदत बन रही है। आज भी रैलियों में, हुजूम में लोग अपना चेहरा गिराकर, और आज भी यह पूछने पर कि वह भाषा, वह व्यक्ति जो देश को लूट रहा है या दंगों का दर्द दे रहा है, कौन है? आज भी यह पूछने पर कि वह भाषा, वह व्यक्ति जो देश को लूट रहा है या दंगों का दर्द दे रहा है, कौन है? और इस प्रश्न पर नेता और संसद दोनों ही मौन हैं। सामान्य आदमी को स्पर्श करने वाले प्रश्न अब हमारे मन में उठते भी हैं तो कई तहों के नीचे बड़ी जल्दी दफन हो जाते हैं। अब हमें रात में दूसरों की परेशानियां नहीं जगाती या हमारे कान हर पीड़ा की चीख करुणामय हृदय के साथ नहीं सुनते। एक प्रश्न जो बार बार उठता है वह यह है कि क्या सदियों का संघर्ष, आजादी की चाह इसीलिए थी, इसी समाज और ऐसी परिस्थिति के लिए थी? क्या तिरंगे की गौरव गाथा के साथ ही इस देश के रहने वालों और चाहने वालों दोनों का कर्तव्य पूरा हो जाता है? जवाबदारी से हटने का प्रयास निरंतर चलता रहता है। तब भी चल रहा था और आज भी चलता है। 20 साल बाद की पंक्तियां इस बात को बहुत अच्छे से इंगित करती हैं। क्या आजादी
सिर्फ 3 थके हुए रंगों का नाम है, जिन्हें एक पहिया ढोता है, या दूसरा कोई खास, या इसका कोई खास मतलब होता है। ये पंक्तियां लिखे भले ही दशकों बीत गए हों, परंतु यथास्थिति तो आज भी उतनी ही सटीकता से उजागर करती हैं जितनी शायद तब कर रही होंगी। कवि के मोहभंग को इन पंक्तियों ने बड़ी ही मार्मिकता के साथ उजागर किया है। कवि ये कहते हैं कि बहुत बार सत्ताएं हमें वह करने से रोक देती हैं जो वास्तव में किया जाना चाहिए। और धूमिल ने एक जगह पर लिखा है, मैंने जब उनसे कहा कि देश, शासन और राशन, उन्होंने मुझे टोक दिया है। अक्सर ये मुझे अपराध के असली मुकाम पर अंगुली रखने से मना करते हैं। जिनका आधे से ज्यादा शरीर भेड़ियों ने खा लिया है, वे इस जंगल की सराहना करते हैं। भारतवर्ष नदियों का देश है। अब यहाँ धूमिल ने अगर जंगल शब्द का उपयोग किया है तो वो किसको प्रतीक बनाकर किया है, इस बात पर अगर हम बात करें तो मुझे लगता है कि उन्होंने यहाँ जंगल देश को कहा है। और भेड़िए देश में ही रहने वाले कुछ लोग हैं जो दूसरे लोगों को आधा खा चुके हैं, और फिर भी वे आधा खाए गए हुए लोग, वे इस जंगल की सराहना करते हैं कि हमारा ये बहुत अच्छा जंगल है, और वे कहते हैं कि भारतवर्ष नदियों का देश है। आजादी मिलने पर बधाइयों का दौर, पुरानी धूल साफ कर नवीनता का आवरण, वन महोत्सव के पौधे और शांति के लिए कबूतरों का उड़ाया जाना, सब अच्छा लगा। आजादी मिलने के बाद यह सब कुछ अच्छा लगा, परंतु उस सपने के बिखराव का दर्द तो उभरना ही था, जिसमें बच्चा भूखा स्कूल जा रहा है, या छत चू रही है, या बिना इलाज के मनुष्य मर रहा है, या किसी का अपमान हो रहा है। और कवि फिर इंतजार कर रहा है पहले की तरह, और चुन रहा है वही नेता जो वादे करने के बाद अपने से किए गए प्रश्नों के जवाब में अपने कोट में लगे फूल से बातें कर रहा है, और विश्व शांति और पंचशील के सिद्धांत समझा रहा है। हालांकि ये कहना गलत होगा कि धूमिल पूरी तरह से अपनी इस आक्रोशित या फिर अव्यवस्थाओं का कोई जवाब नहीं पाते, क्योंकि एक जगह उन्होंने ये भी लिखा है, जो मैं चाहता हूं वही होगा। और कवि क्या चाहता है? कवि समाज में व्यवस्थाओं का सुधार चाहता है। तो उन्होंने लिखा है कि जो मैं चाहता हूं वही होगा, होगा आज नहीं तो कल, मगर सब कुछ सही होगा। अगर हम चाहें तो इन लाइनों को उनके आशावाद के संदेश के रूप में देख सकते हैं, और हम भी ये कह सकते हैं कि धूमिल में निराशा रही होगी, आक्रोश रहा होगा, पीड़ा और दर्द भी रहे होंगे, पर अंत में उनके मन में एक आशा भी है कि समय बीतने के साथ शायद सब कुछ ठीक हो जाए, आज नहीं तो कल हो जाए। धन्यवाद।